केंद्र शासित प्रदेश संशोधन विधेयक 2023 लोकसभा में पेश। कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में होगी विधानसभा की स्थापना। महिला आरक्षण भी होगा लागू। मुख्य निर्वाचन आयुक्त विधेयक 2023 राज्यसभा से पारित। चयन समिति करेगी अधिकारियों का चुनाव। कमेटी में शामिल होंगे प्रधानमंत्री। IISc बेंगलुरु ने कावेरी बेसिन को लेकर जारी की रिपोर्ट। क्षेत्र की प्राकृतिक वनस्पति हुई नष्ट। कर्नाटक में हुआ सबसे ज्यादा नुकसान। आसान होगा अब सिकल सेल का इलाज। अमेरिका ने दी जीन थेरेपी को मंजूरी। 12 साल से अधिक आयु के रोगियों पर होगा प्रयोग। और कोया जनजाति ने किया बड़ा फैसला। परमाकोर निर्माण की परंपरा का किया अंत। भारतीय बाइसन के संरक्षण के लिए उठाया कदम। हाल ही में लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक 2023 पेश किया गया। ये विधेयक केंद्र शासित प्रदेश सरकार अधिनियम 1963 में संशोधन करता है। इस अधिनियम में कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए विधानसभा की स्थापना और मंत्रिपरिषद के गठन का प्रावधान शामिल किया गया है। इसके साथ ही विधानसभा में महिलाओं के लिए सीट आरक्षित की गई है। गौरतलब है कि वर्तमान में केवल नई दिल्ली और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेशों की अपनी विधानसभा है। प्रस्तावित विधेयक के अनुसार पुडुचेरी विधानसभा में सभी निर्वाचित सीटों में से 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। ये विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों पर भी लागू होगा। विधेयक के लागू होने के बाद होने वाली जनगणना के प्रकाशित होने के बाद यह आरक्षण प्रभावी होगा। जनगणना के आधार पर महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करने के लिए परिसीमन किया जाएगा। मौजूदा समय में आरक्षण की अवधि 15 साल के लिए तय की गई है। हालांकि संसद के कानून द्वारा निर्धारित तिथि तक यह आरक्षण जारी रहेगा। इसके साथ ही महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों का प्रत्येक परिसीमन के बाद रोटेशन किया जाएगा, जैसा कि संसद द्वारा बनाए गए कानून के तहत निर्धारित किया गया है। गौरतलब है कि बीते दिनों संसद के विशेष सत्र के दौरान नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया गया था। इसके तहत संसद के दोनों सदन लोकसभा एवं राज्यसभा में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएंगी। इसके साथ ही विधेयक के अनुसार राज्य विधानसभाओं में भी 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। हाल ही में ICPF यानी इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन फंड ने एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक फास्ट ट्रैक अदालतें प्रतिवर्ष केवल 28 पॉक्सो मामलों का निपटारा कर रही हैं, जबकि शुरुआत में प्रतिवर्ष 165 मामलों की सुनवाई का अनुमान लगाया गया था। रिपोर्ट की माने तो 31 जनवरी 2023 तक फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने 2.43 लाख से अधिक पॉक्सो मामलों की सुनवाई लंबित है। वर्तमान परिदृश्य के अनुसार इन लंबित मामलों को निपटाने में अरुणाचल प्रदेश को 30 साल, दिल्ली को 27 साल, पश्चिम बंगाल को 25 साल, मेघालय को 21 साल, बिहार को 26 साल और उत्तर प्रदेश को 22 साल लगेंगे। गौरतलब है कि फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की स्थापना 2019 में पॉक्सो यानी यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा अधिनियम के तहत की गई थी। इसका मकसद विशेष रूप से यौन अपराधों से संबंधित मामलों की सुनवाई करना है। वहीं पॉक्सो अधिनियम बच्चों को यौन दुर्व्यवहार, शोषण और अश्लील साहित्य से कानूनी रक्षा प्रदान करने के लिए 2012 में लागू किया गया था। ये बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों के विभिन्न रूपों को परिभाषित करता है, साथ ही अपराधियों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान भी करता है। यह अधिनियम त्वरित और बाल अनुकूल न्याय प्रदान करने के लिए विशेष अदालतों तथा विशेष किशोर पुलिस इकाइयों और बाल कल्याण समिति की स्थापना करता है। पॉक्सो अधिनियम 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को बच्चे के रूप में परिभाषित करता है। यह प्रत्येक बच्चे को किसी भी प्रकार की यौन हिंसा से मुक्त होने के अधिकार को मान्यता देता है। ये लिंग निरपेक्ष अधिनियम है। ये एक बच्चे के साथ सभी प्रकार के यौन संपर्क को अपराध मानता है। इसमें प्रवेशात्मक और गैर प्रवेशात्मक कृत्यों के साथ साथ यौन उत्पीड़न और पीछा करना भी शामिल है। इस अधिनियम में अपराधियों के लिए कठोर दंड का प्रावधान है। इसमें न्यूनतम 7 साल से लेकर आजीवन कारावास या कुछ मामलों में मृत्यु दंड तक शामिल है। साल 2019 में पॉक्सो अधिनियम 2012 में संशोधन कर चाइल्ड पोर्नोग्राफी की नई परिभाषा का विस्तार किया गया है, जो पहले नहीं था। हाल ही में राज्यसभा में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि विधेयक पारित किया गया। इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित नियम शामिल हैं। ये विधेयक चुनाव आयोग एवं चुनाव आयुक्तों की सेवा की शर्तें और व्यवसाय का संचालन अधिनियम 1991 की जगह लेगा। विधेयक में CEC यानी मुख्य चुनाव आयुक्त और EC यानी चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, वेतन और उन्हें हटाने का प्रावधान शामिल है। इसके अनुसार CEC एवं EC की नियुक्ति चयन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। इस चयन समिति में प्रधानमंत्री, एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता शामिल होंगे। इस समिति में कोई पद रिक्त होने पर भी चयन समिति की सिफारिशें मान्य होंगी।
इसके साथ ही कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली सर्च कमेटी द्वारा चयन समिति को नामों का सुझाव दिया जाएगा। वहीं सीईसी एवं ईसी का वेतन और सेवा शर्तें कैबिनेट सचिव के बराबर होंगी। आपको बता दें कि साल 1991 में संसद द्वारा चुनाव आयोग एवं चुनाव आयुक्तों की सेवा की शर्तें और व्यवसाय का संचालन अधिनियम पारित किया गया था। इस अधिनियम के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों का वेतन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान स्तर पर निर्धारित किया गया था। हालांकि इसमें इनकी नियुक्ति प्रक्रिया का प्रावधान शामिल नहीं किया गया था। गौरतलब है कि संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त का जिक्र किया गया है। भारत का चुनाव आयोग मतदाता सूची की तैयारी के प्रबंधन और संसद, राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्यालयों के लिए चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार है। हाल ही में भारतीय विज्ञान संस्थान यानी IISc बेंगलुरु के शोधकर्ताओं ने कावेरी बेसिन पर एक पेपर प्रकाशित किया है। इसके अनुसार वर्ष 1965 से 2016 के बीच कावेरी बेसिन में लगभग 12,850 वर्ग किलोमीटर भूमि पर प्राकृतिक वनस्पति नष्ट हो चुकी है। शोधकर्ताओं के मुताबिक इस दौरान सर्वाधिक नुकसान कर्नाटक राज्य में हुआ है। नष्ट हुए भाग का 3/4 हिस्सा कर्नाटक राज्य के अंतर्गत आता है। गौरतलब है कि इस रिसर्च पेपर को कावेरी नदी भूमि उपयोग गतिशीलता, जैव विविधता और जल विज्ञान स्थिति नामक शीर्षक से प्रकाशित किया गया है। बीते 50 वर्षों में इस क्षेत्र में वनस्पति आवरण में करीब 46% की गिरावट आई है, जिसमें से 35% घनी वनस्पतियां शामिल हैं। इसमें विशेष रूप से ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभयारण्य, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान और कावेरी वन्यजीव अभयारण्य की वन्य क्षेत्र सीमा अधिक प्रतिकूल प्रभावित हुई है। वहीं बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान में आर्द्र पर्णपाती वन क्षेत्र 2015 में मात्र 28.5% ही शेष रह गया। गौरतलब है कि बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान में आर्द्र पर्णपाती वन क्षेत्र साल 1973 में लगभग 50% क्षेत्रफल में विद्यमान था। इसके अलावा शोध में तमिलनाडु के संबंध में कहा गया कि वहां सिंचाई के अंतर्गत क्षेत्र की सीमा बढ़ गई है। वर्ष 1928 में एक क्षेत्र 6,556 वर्ग किलोमीटर था, जो बढ़कर अब 20,233 वर्ग किलोमीटर हो गया है। वहीं कर्नाटक में सिंचाई क्षेत्रफल 1,193 वर्ग किलोमीटर से बढ़कर 8,497 वर्ग किलोमीटर हो गया है। आपको बता दें कि कावेरी दक्षिण भारत में प्रवाहित होने वाली सदा नीरा नदी है। यहाँ सदा नीरा का मतलब हमेशा बहने वाली या कभी न सूखने वाली नदी से है। इसका उद्गम पश्चिमी घाट में स्थित ब्रह्मगिरी नामक पर्वत से होता है। ये मुख्य रूप से कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों से होकर बहती है। साथ ही इन दोनों राज्यों में सिंचाई का प्रमुख स्रोत है। दक्षिणी गंगा के नाम से प्रसिद्ध ये नदी तमिलनाडु के पास बंगाल की खाड़ी में गिरती है। हरंगी, हेमवती, नोइल, अमरावती, भवानी आदि कावेरी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। हाल ही में यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम ने दक्षिण पूर्व एशिया ओपियम सर्वेक्षण 2023 जारी किया है। इसके मुताबिक म्यांमार अफगानिस्तान को पछाड़कर अब दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश बन गया है। साथ ही ये भी बताया गया है कि 2021 के तख्ता पलट के बाद से म्यांमार में उत्पन्न राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक अस्थिरता ने लोगों को अफीम की खेती की ओर प्रेरित किया है। साल 2022 में तालिबान द्वारा नशीली दवाओं पर प्रतिबंध के बाद अफगानिस्तान में अफीम की खेती में 95% की गिरावट देखी गई। इसके चलते वैश्विक आपूर्ति म्यांमार में स्थानांतरित हो गई है। गौरतलब है कि अफीम एक मादक पदार्थ है जिसे पोस्ट पापावेर सोमनीफेरम पौधे से प्राप्त किया जाता है। इसमें मॉर्फिन, कोडीन, हेरोइन और ऑक्सीकोडोन जैसे नशीले पदार्थ पाए जाते हैं। इन नशीले पदार्थों का उपयोग चिकित्सा क्षेत्र में किया जाता है। अफीम का विकास सबसे पहले 3400 ईसा पूर्व मेसोपोटामिया में हुआ था, जहां इसे सुमेरियों द्वारा हुलगिल यानी खुशी का पौधा कहा जाता था। जानकारी के लिए बता दें कि भारत में आजादी के बाद अप्रैल 1950 से अफीम की खेती और उत्पादन पर नियंत्रण केंद्र सरकार का है। वर्तमान में नारकोटिक्स आयुक्त अफीम पोस्त की खेती और उत्पादन के अधीक्षण से संबंधित कार्य करते हैं। आयुक्त को यह अधिकार स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 से प्राप्त होता है। भारत सरकार हर साल अफीम पोस्ता की खेती के लिए लाइसेंसिंग नीति की घोषणा करती है। अफीम की खेती केवल उन्हीं क्षेत्रों में की जा सकती है जो सरकार द्वारा अधिसूचित हैं। वर्तमान में अधिसूचित 3 राज्यों यानी मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अफीम की खेती की जाती है। भारत उन देशों में से एक है जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय द्वारा निर्यात के लिए अफीम पोस्त की खेती की अनुमति प्राप्त है। हाल ही में किए गए एक शोध में एशियाई हाथियों में पाए जाने वाले EEHV यानी एंडोथेलियोट्रोपिक हर्पीस वायरस और इसके उप प्रकारों की सटीक स्थिति का पता लगाया गया है। इसे एशियाई हाथियों में रक्तस्रावी रोग की जांच करते हुए पाया गया। ये जानकारी बरेली स्थित भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान द्वारा दी गई है। इस शोध में भारतीय हाथियों में फैल रहे इस वायरस के जीनोम की विशेषता बताई गई है। साथ ही इस रोग से जुड़ी एंडोथेलियल कोशिकाओं की शिथिलता के आणविक तंत्र का भी पता लगाया गया है।
इस आधार पर अब डायग्नोस्टिक किट और वैक्सीन विकसित करने में मदद मिलेगी। गौरतलब है कि भारत में संरक्षित क्षेत्र के साथ साथ मुक्त क्षेत्र में हाथियों के बच्चों की मृत्यु का प्रमुख कारण रक्तस्रावी रोग को माना जा रहा है। आपको बता दें कि एंडोथेलियोट्रोपिक हर्पीस वायरस एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस है। इसे हर्पीस विरिडे फैमिली में वर्गीकृत किया गया है। ये जंगली और संरक्षित किशोर एशियाई और अफ्रीकी हाथियों में तीव्र और घातक रक्तस्रावी बीमारी का कारण बनता है। ये 1 से 12 वर्ष की आयु तक के हाथियों के लिए अधिक घातक होता है। इस वायरस का संक्रमण हाथियों के शरीर के तरल पदार्थ जैसे लार और त्वचा के घावों से स्राव आदि के सीधे संपर्क से फैलता है। इसके लक्षणों में आमतौर पर हाथियों में भूख न लगना, नाक से पानी निकलना और ग्रंथियों में सूजन आदि शामिल होते हैं। इसके उपचार के लिए एंटीवायरल थेरेपी, आक्रामक तरल थेरेपी, इम्यूनो उत्तेजक दवाएं जैसे सेलेनियम और विटामिन सी और ई तथा एंटीपायरेटिक्स और एनाल्जेसिक का संयोजन शामिल है। जानकारी के लिए बता दें कि एशियाई हाथी भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु है। एशियाई हाथी विश्व की कुल हाथी संख्या का लगभग 55% हिस्सा है। इसे IUCN की रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड और साइट्स के परिशिष्ट 1 में सूचीबद्ध किया गया है। गौरतलब है कि भारत सरकार ने भारत में हाथियों के संरक्षण के लिए फरवरी 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च किया था। हाल ही में अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने सिकल सेल रोग के लिए 2 जीन थेरेपी को मंजूरी दी है। इसमें ब्लूबर्ड बायो के लाइफजेनिया और कैसगेवी नामक उपचार शामिल हैं। ये दोनों उपचार 12 साल या उससे अधिक की आयु के लोगों के लिए अनुमोदित की गई हैं। कैसगेवी को वर्टेक्स फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड और क्रिस्पर थेरेप्यूटिक्स द्वारा बनाया गया है। गौरतलब है कि अमेरिका में सिकल सेल रोग वाले व्यक्तियों के लिए ये पहला उपचार है। एक अनुमान के मुताबिक सिकल सेल रोग अमेरिका में 1 लाख लोगों को प्रभावित करता है, जिनमें अधिकांश ब्लैक शामिल हैं। आपको बता दें कि इसे ब्लूबर्ड बायो की सिकल सेल थेरेपी के अक्षम वायरस के माध्यम से शरीर में संशोधित जीन को डालने के लिए डिजाइन किया गया है। इससे रोगी को लाल रक्त कोशिकाओं को सामान्य हीमोग्लोबिन उत्पादन करने में मदद मिलती है। वहीं वर्टेक्स थेरेपी में रोगियों के अस्थि मज्जा से स्टेम कोशिकाएं प्राप्त की जाती हैं। फिर उन्हें कोशिकाओं के विनिर्माण के लिए भेजा जाता है, जहां उन्हें क्रिस्पर कैस9 तकनीक का उपयोग करके एडिट किया जाता है। इसके बाद कोशिकाओं के ऊष्मायन के कुछ समय बाद उन्हें रोगी में वापस डाल दिया जाता है। इन दोनों थेरेपी में कई महीने लग सकते हैं और इसमें उच्च खुराक वाली कीमोथेरेपी शामिल होती है। गौरतलब है कि सिकल सेल रोग एक वंशानुगत लाल रक्त कोशिका बीमारी है। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति में हीमोग्लोबिन असामान्य होता है। इसके कारण लाल रक्त कोशिकाएं कठोर और चिपचिपी हो जाती हैं। इसमें लाल रक्त कोशिकाओं के ज्यादा मात्रा में नष्ट हो जाने के कारण लाल रक्त कोशिकाओं का आकार अर्धचंद्राकार हो जाता है और क्रोनिक एनीमिया हो जाता है। इससे दर्द और अन्य गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं जैसे संक्रमण, एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम और स्ट्रोक हो सकता है। सिकल से रोग का एकमात्र दीर्घकालिक उपचार अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण है। हाल ही में शोधकर्ताओं ने बजटस मेंढक के त्वचा से निकलने वाले पेप्टाइड्स की पहचान की है, जिसमें रोग पैदा करने वाले रोगजनकों से लड़ने की क्षमता पाई गई है। ये जानकारी भारतीय विज्ञान संस्थान के शोधकर्ताओं द्वारा दी गई। शोधकर्ताओं ने बताया कि मेंढक द्वारा स्रावित पेप्टाइड्स रोगजनकों द्वारा उत्पादित सब्टिलिसिन, कार्लसबर्ग और प्रोटीन एज के नामक 2 प्रमुख एंजाइमों को रोकता है। ये एंजाइम संक्रमित व्यक्ति के विशिष्ट सुरक्षात्मक प्रोटीन को खराब करके संक्रमण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शोधकर्ताओं ने पेप्टाइड के बाइंडिंग का अध्ययन करने के लिए विभिन्न स्पेक्ट्रोस्कोपिक तकनीकों और प्रोटीन टेस्ट का उपयोग किया है। आपको बता दें कि बजटस मेंढक एक मनमोहक दिखने वाला मेंढक है, जो अत्यधिक बुद्धिमान और आक्रामक होता है। इसकी त्वचा जैतूनी हरे रंग की होती है। ये दक्षिण अमेरिका के पराग्वे, अर्जेंटीना और बोलीविया में पानी के स्थायी या मौसम के अनुकूल स्थानों के पास पाए जाते हैं। ये शिकार या भयभीत होने पर अपने आप को फुलाते हैं। इससे संभावित शिकारी पर कोई असर नहीं पड़ता है, तो वे उन पर झपटते हैं और तीखी चीख के साथ आवाज निकालते हैं। ये आमतौर पर शुष्क मौसम के दौरान बिलों में रहते हैं और इसी दौरान वो त्वचा की कई परतें निकाल देते हैं, जिससे एक जलरोधक कोकून बनता है जो मेंढक को नम रखता है। ये IUCN के रेड लिस्ट में लीस्ट कंसर्न की सूची में शामिल है। बजटस मेंढक के अन्य नाम हिप्पो फ्रॉग और फ्रेडी क्रूगर फ्रॉग हैं। ये 5 साल तक जीवित रह सकते हैं। IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने जैव विविधता को लेकर एक रिसर्च साझा किया है। इसके अनुसार जलवायु परिवर्तन जैव विविधता संकट को बद से बदतर बना रहा है। आंकड़ों के मुताबिक पृथ्वी पर पौधों और जानवरों की संख्या में तेजी से गिरावट आ रही है। इसके साथ ही IUCN ने संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची जारी की है, जिसमें बताया गया कि 44,000 से अधिक प्रजातियों पर विलुप्ति का खतरा मंडरा रहा है। ये संख्या पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 2,000 अधिक है। वहीं जलवायु परिवर्तन के कारण लगभग 6,700 प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा पैदा हो गया है। उदाहरण के लिए जलवायु परिवर्तन के कारण ही मध्य दक्षिण प्रशांत और पूर्वी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र का हरा कछुआ अधिक खतरे में है।
दरअसल समुद्री पानी गर्म होने के कारण समुद्री घास के विकास को प्रभावित करता है, जिससे इन हरे कछुओं की खाद्य आपूर्ति बाधित होती है, जो कि इनकी संख्या में कमी का प्रमुख कारण माना जा रहा है। इसके अलावा मीठे पानी की मछली प्रजातियों के स्वास्थ्य का पहला व्यापक मूल्यांकन भी साझा किया गया, जिसमें बताया गया कि इनकी करीब 1/4 प्रजातियां विलुप्ति की कगार पर हैं। साथ ही मेंढक, सैलामेंडर और अन्य उभयचर भी इन समस्याओं का शिकार हो रहे हैं, जिनमें से लगभग 41% प्रजातियां खतरे का सामना कर रही हैं। हाल ही में आंध्र प्रदेश की कोया जनजाति ने हजारों सालों पुरानी एक परंपरा को खत्म करने का फैसला लिया है। उसने ये कदम भारतीय बाइसन के संरक्षण के प्रयासों में उठाया है। दरअसल कोया जनजाति अपनी पारंपरिक बांसुरी परमाकोर को बनाने के लिए बाइसन की सींगों का उपयोग करती है। इसलिए अब वो बाइसन के सींगों की जगह पर्यावरण अनुकूल ताड़ के पत्तों का उपयोग करेगी। दरअसल परमाकोर का कोया भाषा में अर्थ भारतीय बाइसन या ग्वार और सींग होता है। आपको बता दें कि कोया भारत के कुछ बहुनस्लीय और बहुभाषीय आदिवासी समुदायों में से एक है। ये भारत के पूर्वी घाट में गोदावरी और सबरी नदियों के किनारे पापीकोंडा पहाड़ी रेंज में रहने वाली स्थानीय जनजाति है। इसकी जनसंख्या छत्तीसगढ़ और ओडिशा राज्यों में भी पाई जाती है। इनका मानना है कि इनके मुख्य देवता आज भी बस्तर क्षेत्र की एक गुफा में निवास करते हैं। इनकी मातृभाषा कोई द्रविड़ भाषा समूह के अंतर्गत आती है। हालांकि इनके अधिकांश लोग कोई भाषा के अतिरिक्त गोंडी या तेलुगु भी बोलते हैं। परंपरागत रूप से कोया चरवाहे और स्थानांतरित कृषक हैं, लेकिन वर्तमान में इस समुदाय ने पशुपालन और मौसमी वन संग्रह के साथ स्थायी खेती करना शुरू कर दिया है। इनमें मृतकों की याद में मेनहीर बनवाने की प्रथा प्रचलित है। गौरतलब है कि कोया ने अपनी अनूठी नृत्य और संगीत की समृद्ध और विविध विरासत को बरकरार रखा है। इनमें कोया नृत्य अपनी मौलिकता और सहजता के लिए ही नहीं बल्कि अपनी विस्तृत गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध है। इनमें नृत्य के समय पुरुष बाइसन हॉर्न के साथ विशाल हेडगियर पहनते हैं और लड़कियां रंग बिरंगे परिधानों और गहनों से सजी होती हैं। जानकारी के लिए बता दें कि भारतीय बाइसन को गौर या बोस गौरस भी कहा जाता है। ये भारत में पाए जाने वाले जंगली मवेशियों की सबसे बड़ी प्रजाति है। ये सबसे बड़ा मौजूदा बोवाइन यानी गौजातीय जीव है। दुनिया भर में गौर की संख्या लगभग 13,000 से 30,000 है, जिनमें से लगभग 85% भारत में मौजूद हैं। ये मूलतः दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में पाए जाते हैं। वहीं भारत में ये पश्चिमी घाट में बहुत अधिक पाए जाते हैं। यहाँ ये मुख्य रूप से नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, मासीनागुड़ी राष्ट्रीय उद्यान और बिलीगिरी रंगना हिल्स में पाए जाते हैं। ये IUCN के रेड लिस्ट में संवेदनशील श्रेणी में आते हैं, जबकि भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में ये अनुसूची 1 में शामिल है। गौरतलब है कि पापीकोंडा पहाड़ी का दूसरा नाम बाइसन हिल्स रेंज है। इस पहाड़ी रेंज के एक हिस्से को 1978 में अभयारण्य घोषित किया गया था। 2008 में अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया। हाल ही में भारत ने GPAI शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है। ये 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन दिल्ली में आयोजित किया गया। इसमें 5 मंत्री स्तरीय प्रतिनिधि मंडल सहित 28 सदस्य देशों और यूरोपीय संघ के प्रतिनिधि मंडल ने भाग लिया। मंत्री स्तरीय प्रतिनिधि मंडल में कनाडा, फ्रांस, जापान, तुर्की और UK के प्रतिनिधि शामिल थे। इनके अलावा 67 GPAI विशेषज्ञ और 120 से अधिक उद्योगपति और विशेषज्ञ भी इस शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। गौरतलब है कि यह कार्यक्रम कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में नवाचार, नैतिक AI रणनीतियों और वैश्विक साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए एक सहयोगात्मक प्रयास का प्रतिनिधित्व करता है। आधिकारिक GPAI कार्यक्रमों के अलावा इस शिखर सम्मेलन में भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा कई साइड इवेंट भी आयोजित किए गए। इनमें स्टार्टअप्स के लिए AI गेम चेंजर्स अवार्ड, AI समाधानों के साथ ग्लोबल AI एक्सपो और अनुसंधान संगोष्ठी सहित कई कार्यक्रम शामिल थे। आपको बता दें कि GPAI ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का संक्षिप्त रूप है। ये एक बहुहितधारक पहल है जिसका उद्देश्य अनुसंधान और व्यावहारिक गतिविधियों के माध्यम से AI सिद्धांत और अभ्यास के बीच के अंतर को समाप्त करना है। इस साझेदारी का गठन वर्ष 2020 में 15 सदस्यों के साथ किया गया था। वर्तमान में GPAI के 29 सदस्य देश हैं। हाल ही में जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक यानी CCPI रिपोर्ट जारी की गई। इंडेक्स में डेनमार्क, एस्टोनिया और फिलीपींस सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन वाले देश हैं। वहीं भारत ने इस इंडेक्स में 7वीं रैंक प्राप्त की है। भारत ने लगातार 5वें वर्ष इस रिपोर्ट में बेहतर प्रदर्शन किया है। नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में असाधारण प्रदर्शन द्वारा भारत ने साथ ही विकासशील देशों को पीछे छोड़ते हुए शीर्ष स्तर पर अपनी जगह बनाई है। आपको बता दें कि सूचकांक में डेनमार्क, एस्टोनिया और फिलीपींस को क्रमशः चौथे, 5वें और 6वें स्थान पर रखा गया है। दरअसल इस रिपोर्ट में पहले 3 स्थान खाली रखे गए हैं। ऐसा करने के पीछे देशों के खराब प्रदर्शन का हवाला दिया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि सूचकांक की सभी श्रेणियों में किसी भी देश ने संपूर्ण रेटिंग हासिल करने लायक प्रदर्शन नहीं किया। बताते चलें कि ये इंडेक्स जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा संयुक्त रूप से वार्षिक आधार पर प्रकाशित की जाती है।
साल 2005 में इसे पहली बार जारी किया गया था। इस रिपोर्ट के माध्यम से जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए देशों के प्रयासों पर नजर रखी जाती है। एक स्वतंत्र निगरानी उपकरण के रूप में इसका मकसद अंतर्राष्ट्रीय जलवायु राजनीति में पारदर्शिता बढ़ाना है। तो चलिए खबरों के बाद अब बुलेटिन से जुड़े 5 सवालों पर डालते हैं एक नजर। इस बुलेटिन पर आधारित 5 प्रश्न इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न, केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, ये विधेयक केंद्र शासित प्रदेश सरकार अधिनियम 1963 में संशोधन करता है। दूसरा कथन, इसके तहत कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा की स्थापना की जाएगी। और तीसरा कथन, ये बिल पुडुचेरी और नई दिल्ली में लागू नहीं होगा। आपको बताना है कि इनमें से कितने कथन सही है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3 या फिर डी कोई भी नहीं। चलिए अगला सवाल, पोक्सो अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह अधिनियम बच्चों को यौन दुर्व्यवहार, शोषण और अश्लील साहित्य से कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है। कथन 2, साल 2015 में इसे लागू किया गया था। और कथन 3, इस अधिनियम के तहत बच्चों के लिए विशेष अदालत का गठन किया गया है। आपको बताना है कि इनमें से कितने कथन सही हैं। ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3 या फिर डी कोई भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंडोथेलियोट्रोपिक हर्पीस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1, ये एक प्रकार का बैक्टीरिया है। कथन 2, ये हाथियों में रक्तस्रावी रोग का कारण बनता है। और कथन 3, एंडोथेलियोट्रोपिक हर्पीस 1 से 5 वर्ष की आयु तक के हाथियों के लिए अधिक घातक होता है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर कोई भी नहीं। चलिए अगला प्रश्न, परमाकोर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, परमाकोर एक पारंपरिक बांसुरी का नाम है। दूसरा कथन, कोया जनजाति द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। और तीसरा कथन, इसके निर्माण के लिए चंदन की लकड़ियों का प्रयोग किया जाता है। आपको बताना है कि इनमें से कितने कथन गलत हैं। केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर कोई भी नहीं। पांचवा और अंतिम प्रश्न, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड बैंक द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। दूसरा कथन, इंडेक्स में डेनमार्क ने प्रथम स्थान हासिल किया है। और तीसरा कथन, रिपोर्ट में भारत को 5वीं रैंक मिली है। आपको बताना है कि इनमें से कितने कथन सही हैं। ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3 या फिर डी कोई भी नहीं। तो सवाल के जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। हाल ही में राज्य सरकार ने डीआरडीओ यानी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन को फरवरी और मार्च माह में ओडिशा तट पर मिसाइल परीक्षण रोकने का आग्रह किया है। दरअसल ये महीने ओलिव रिडले समुद्री कछुओं के बड़े पैमाने पर घोंसले बनाने का मौसम होता है। हर साल घोंसले बनाने के मौसम में लाखों ओलिव रिडले कछुए अंडे देने के लिए ओडिशा के तट पर आते हैं। डीआरडीओ ओडिशा में 2 प्रमुख मिसाइल परीक्षण रेंज संचालित करता है, जिनमें बालासोर जिले में चांदीपुर और भद्रक जिले में एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप शामिल है। ओलिव रिडले भारत में पाई जाने वाली समुद्री कछुओं की सभी 5 प्रजातियों में एक है। इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 तथा साइट्स कन्वेंशन की परिशिष्ट 1 के तहत संरक्षण प्राप्त है। वहीं IUCN की लाल सूची में वल्नरेबल में शामिल है। हाल ही में रिवर सिटीज अलायंस की ओर से राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने मिसिसिपी रिवर सिटीज एंड टाउन्स इनिशिएटिव के एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ये समझौता संयुक्त अरब अमीरात में चल रहे COP28 के दौरान किया गया। मिसिसिपी रिवर सिटीज एंड टाउन्स इनिशिएटिव 124 शहरों या कस्बों का प्रतिनिधित्व करता है। मिसिसिपी नदी संयुक्त राज्य अमेरिका की नदी है। आपको बता दें कि ये समझौता राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस की शुरुआत के करीब लाता है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत 12 अगस्त 2011 को एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया था। इसका उद्देश्य क्षेत्रीय व्यापक योजना और प्रबंधन को बढ़ावा देना तथा नदी बेसिन दृष्टिकोण अपनाकर गंगा नदी का संरक्षण करना है। हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास विनबेक्स 2023 के चौथे संस्करण की शुरुआत की गई। इसका आयोजन 11 दिसंबर 2023 से वियतनाम के हनोई में किया जा रहा है। इसका आयोजन वियतनाम और भारत के मध्य किया जाता है, जिसमें भारतीय सशस्त्र बल और वियतनाम की पीपल्स आर्मी का संयुक्त सैन्य अभ्यास किया जाता है। इस संयुक्त अभ्यास से दोनों टुकड़ियों के बीच समझ और अंतर संचालनीयता को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। साथ ही सेनाओं के बीच रक्षा सहयोग को और मजबूत किया जाएगा। विनबेक्स अभ्यास की शुरुआत 2018 में की गई थी। इसका पहला संस्करण जबलपुर मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया था। ये एक वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है जो बारी बारी से भारत और वियतनाम में आयोजित किया जाता है। इसका पिछला संस्करण अगस्त 2022 में चंडी मंदिर मिलिट्री स्टेशन में आयोजित किया गया था।
हाल ही में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए 2.5 महीने में करीब 21 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। आपको बता दें कि पीएम विश्वकर्मा योजना सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा शुरू की गई केंद्रीय योजना है। इसका मकसद व्यवसायों में लगे कारीगरों, शिल्पकारों को डिजिटल लेन देन के लिए बाजार लिंकेज और समर्थन, कौशल प्रशिक्षण और प्रोत्साहन जैसी सेवाएं प्रदान करना है। हाल ही में खाद्य एवं कृषि संगठन ने खाद्य सुरक्षा और पोषण का क्षेत्रीय अवलोकन 2023 रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बताया गया है कि साल 2021 में करीब 74.1% भारतीय स्वस्थ भोजन लेने में असमर्थ हैं, जबकि 2020 में यह आंकड़ा 76.2% था। वहीं भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान में 82.2% और बांग्लादेश में 66.1% जनसंख्या है, जिन्हें स्वस्थ भोजन प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। रिपोर्ट का कहना है कि भोजन की बढ़ती लागत यदि बढ़ती आय से मेल नहीं खाती है तो अधिक लोग स्वस्थ आहार लेने में असमर्थ हो जाएंगे। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव बान की मून को द पावर ऑफ वन अवार्ड 2023 समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये समारोह संयुक्त राज्य अमेरिका में दिवाली फाउंडेशन यूएसए द्वारा आयोजित किया गया था। ये पुरस्कार उस व्यक्ति को दिया जाता है जो निस्वार्थ सभी के लिए एक शांतिपूर्ण और सुरक्षित दुनिया बनाने में सहायता करता है। इसे डिप्लोमेसी का ऑस्कर भी कहा जाता है। इस समारोह में 3 अन्य अनुभवी राजनयिकों को पुरस्कार प्रदान किया गया है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र में बोस्निया और हर्जेगोविना के पूर्व स्थायी प्रतिनिधि मिर्सादा कोलाकोविक, दक्षिण कोरिया के पूर्व स्थायी राजदूत किम सूक और 72वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष मिरास्लाव लाजिक शामिल हैं। हाल ही में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने महिला वैज्ञानिक योजना के तहत महिला वैज्ञानिकों के लिए एक आंकड़ा जारी किया है। इस आंकड़े के मुताबिक साल 2018 से अब तक करीब 1962 महिला वैज्ञानिक योजना के तहत लाभान्वित हुई हैं। इसमें लाभार्थी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों से शामिल हैं। महिला वैज्ञानिक योजना केंद्रीय मंत्रालय के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत शुरू की गई एक योजना है। इसमें 27 से 57 वर्ष की आयु की महिला वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकी विदों को शामिल किया गया है। इस योजना का मकसद उन महिला वैज्ञानिकों को अवसर प्रदान करना है जिनका मातृत्व और पारिवारिक जिम्मेदारियों के चलते करियर रुक गया था और मुख्य धारा में लौटने की इच्छा रखती हैं। ये विज्ञान और इंजीनियरिंग में महिलाएं किरण योजना के प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है। हाल ही में हिंदी लेखिका पुष्पा भारती को 33वां व्यास सम्मान 2023 पुरस्कार प्रदान किया गया है। उन्हें पुरस्कार उनकी कृति यादें यादें और यादें के लिए दिया गया है। ये पुरस्कार 1991 में स्थापित के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। ये पुरस्कार पिछले 10 सालों में प्रकाशित किसी भारतीय नागरिक द्वारा हिंदी साहित्य के उल्लेखनीय कार्य के लिए दिया जाता है। ये पुरस्कार प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। इसके अंतर्गत 4 लाख रुपए की राशि, एक प्रशस्ति पत्र और एक पट्टिका प्रदान की जाती है। साल 2022 में पुरस्कार डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी के उपन्यास पागल खाना के लिए दिया गया था। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सड़क सुरक्षा पर एक वैश्विक स्थिति रिपोर्ट 2023 जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2010 से 2021 के बीच दुनिया भर में सड़क दुर्घटना से होने वाली मौतों में 5% की गिरावट देखी गई है, जो कि अब 1.19 मिलियन सालाना हो गई है। फिर भी वैश्विक स्तर पर प्रति मिनट 2 से अधिक और प्रतिदिन 3200 से अधिक मौतें हो रही हैं। वहीं साथ ही ये भी बताया गया है कि भारत में होने वाली मृत्यु दर में 15% की वृद्धि हुई है, जबकि साल 2010 में मरने वालों की संख्या 1.34 लाख से बढ़कर 2021 में 1.54 लाख हो गई है। रिपोर्ट की माने तो सड़क यातायात दुर्घटना में मरने वालों में 529 वर्ष की आयु के बच्चों और युवाओं की संख्या अधिक है। हाल ही में भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण से संबंधित समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस ऋण के माध्यम से उत्तराखंड में जलवायु अनुकूल विद्युत प्रणाली विकास परियोजना का विकास किया जाएगा। इस परियोजना के माध्यम से 537 किलोमीटर लंबी भूमिगत केबल, 354 रिंग मुख्य इकाइयां और 99 कॉम्पैक्ट सब स्टेशनों को विकसित किया जाएगा। साथ ही देहरादून शहर के विद्युत नेटवर्क के बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण होगा। एशियाई विकास बैंक एक बहुपक्षीय विकास बैंक है। इसकी स्थापना 1966 में की गई थी। ये एशिया और प्रशांत क्षेत्र में समावेशी आर्थिक विकास, पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ और क्षेत्रीय एकीकरण तथा गरीबी उन्मूलन के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी टीम कोशिश करती है कि आपको दी गई खबरों में एक भी गलती ना हो, लेकिन यदि किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी गलती हो जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है। यह आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है।